चलिए देखते हैं पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? बताना है कौन सा कैबिनेट मंत्री नहीं है। ए नंबर गृह मंत्री, बी नंबर रक्षा में राज्य मंत्री, सी नंबर विदेश मंत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करें तो सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं आता है। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत वर्तमान में कहा जाता है कि वर्तमान में कुल 30 कैबिनेट मंत्री हैं। कुल 30 कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश एवं सड़क मंत्री, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण विकास, शिक्षा मंत्री इत्यादि। ये सभी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में आते हैं। कैबिनेट तथा काउंसिल मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद में मुख्य होते हैं और जो सभी कार्यों को काउंसिल मिनिस्टर या अन्य सभी मिनिस्टर के द्वारा किए गए कार्यों की देखरेख करने का काम कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री में सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, पीएम के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला लेते हैं, ये सभी कैबिनेट मंत्री में आते हैं। राज्य मंत्री में कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसे आमतौर पर उसी मंत्रालय के विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया था? यानी कि बताना है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया था। यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया था। बिल ऑफ राइट से लिया गया था। इसके साथ साथ यूएसए से प्रस्तावना और न्याय पद्धति को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्याय करने की क्षमता वो संयुक्त राष्ट्र के संविधान से लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उसी के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रमुख पदों पर महाभियोग का प्रावधान जिसे आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। प्रमुख पदों पर महाभियोग का प्रावधान ये सभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया था। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया सभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कनाडा से संज्ञानात्मक विशेषता शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संगठनात्मक विशेषता जो शक्तियां होती है वो केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं तथा ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? बताना है कि तीन तीन बिंदुओं में, तीन इंपॉर्टेंट बातों में कौन सा बात है जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के अंतर्गत आता है। ए नंबर, भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। बी नंबर, सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर करेंगी। सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगी। सी नंबर, भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा। भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा। डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के अंतर्गत भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। यह प्रावधान बना था कि भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, इसमें से एक भाग भारत और दूसरे भाग को पाकिस्तान नाम दिया जाएगा। यह जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था, वो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पास किया गया था तथा इसे 18 जुलाई 18 जुलाई को इसे मान्यता दी गई थी। या कह सकते हो कि 4 जुलाई को इस पर प्रस्ताव रखा गया था और 18 जुलाई को इसकी स्वीकृति दी गई थी। इस बिल का जो आधार था, वह आधार यह था कि इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बनेंगे और दोनों स्वतंत्र अधिराज्य बनेंगे। ब्रिटिश से अलग होकर भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र अधिराज्य बनाए जाएंगे। दोनों अधिराज्यों को अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करना और अपना अपना संविधान बनाना का अधिकार दिया गया था। दोनों राज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान को अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान और साथ ही साथ अपने देश के लिए उचित संविधान बनाने का भी प्रावधान दिया गया था। तीसरे में, थर्ड पॉइंट में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने की का पूर्ण अधिकार था। भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण प्रावधान दिया गया था। इसके बाद चौथे नंबर पर यह कहा गया था कि दोनों अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई है। दोनों अधिराज्यों को आज़ादी के बाद एक एक गवर्नर जनरल बनाने की गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुछ ये है कि जिस समय इंडियन इंडिपेंडेंस बिल एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया था, उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास कराया गया था, पारित किया गया था। और इंडिया में इस बिल को लाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान रहा। या कह सकते हो कि ब्रिटिश के तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लाया। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्यों का विभाजन किया गया और साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को लॉर्ड माउंटबेटन बिल और 3 जून प्लान भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बिल और 3 जून प्लान भी इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ए नंबर, ब्रिटेन, बी नंबर, यूएसए, सी नंबर, फ्रांस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, ब्रिटेन। कानून के समझ समानता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं अलग अलग देशों की, तो यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रमुख व्यक्तियों पर महाभियोग का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर ध्यान देंगे, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन
और संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और महाभियोग का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए नंबर 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 1 वर्ष 10 महीने 12 दिन। बी नंबर 2 वर्ष 10 महीने और 5 दिन, 2 वर्ष 10 महीने और 5 दिन। 3 नंबर या सी नंबर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो गया हमारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। संविधान की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान के लिए कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन तक विचार चला था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार प्रथम स्वराज पार्टी, संविधान सभा का विचार जो था भारत की संविधान सभा की रचना के लिए, या कह सकते हो कि प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था या उसका मांग किया था, वे थे सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार रखा था। स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा का विचार रखा था। वहीं प्रथम भारतीय एम.एस. राय, जिन्होंने 1934 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। भारतीय व्यक्ति 1934 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1944 को की गई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बात करते हैं तो 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब से कब तक आयोजित किए गए थे? हमें बताना है कब से कब तक उसका ईयर दिया गया है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब से कब तक आयोजित किए गए थे? चलिए आगे देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन 1949 से लेकर के 1950 तक। बी नंबर 1953 से लेकर के 1954 तक। सी नंबर 1951 से लेकर के 1952 तक। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें जिसका सही ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर 1951 से लेकर के 1952 तक। प्रथम लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 51 से लेकर के 52 तक कराया गया था। प्रथम आम चुनाव करीब करीब 68 चरणों में की गए थे। 68 चरणों में कराया गया था। 68 चरणों में प्रथम आम चुनाव कराया गया था। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं कि प्रथम निर्वाचन आयोग चुनाव कराने वाले प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम सुकुमार सेन थे। प्रथम सुकुमार सेन थे। प्रथम निर्वाचन आयोग के जो
निर्वाचन आयोग आप कह सकते हो कि प्रथम चुनाव कराने वाले निर्वाचन आयोग के प्रमुख थे सुकुमार सेन। अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक चुनाव का वर्णन किया गया है। इसमें 324 में भारत में निर्वाचित आयोग की स्थापना और निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। 324 में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना और निर्देशन का तथा उसके नियंत्रण से की बात कही गई है। प्रथम उपचुनाव आयोग की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 489 सीट थे, जिसमें JL नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। या कह सकते हो कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनाव आयोग के चुनाव के बाद प्रथम प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू बनाए गए थे। प्रथम चुनाव जब हुआ था यानी कि 1951 से लेकर 52 तक, 1951 से लेकर के 52 तक, उस समय मतदान देने की उम्र 21 वर्ष थी। मतदान देने की उम्र 21 वर्ष बताई गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। बताना है कितने से कम बच्चे के लिए भारतीय संविधान में मुफ्त शिक्षा पर जोर देने के लिए बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, बी नंबर 20 वर्ष और सी नंबर ऑप्शन 14 वर्ष। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 14 वर्ष। भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान के 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और इसके लिए मौलिक अधिकार 21 के ए में परिवर्तन किया गया था। 46वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार मौलिक अधिकार के 21 के ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर बात करते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल की, तो सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 21 का ए, जिसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 15A, यह एक मूल कर्तव्य है या इसे मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं कि इसमें अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएं। यह अभिभावकों के लिए उनका एक कर्तव्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का, विधानसभा के सदस्य का या राज्यसभा के सदस्यों का? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से किसका है जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है।
सही ऑप्शन की अगर बात करें तो सही इसका ऑप्शन हो गया इसका विधानसभा के सदस्यों का। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को स्वयं वोट दे करके चुनती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में जो भी कैंडिडेट होते हैं उसका चुनाव जनता डायरेक्ट वोट दे करके करती है, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति कहते हैं। अगर बात करते हैं इसकी चर्चा की तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा, इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 81 में दिया गया है। आर्टिकल 170 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 170 में राज्य के विधानसभाओं आर्टिकल 170 में राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव एकल हस्तांतरित मत के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 54, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 66 और राज्यसभा के सदस्यों के लिए आर्टिकल 80। इसके तहत राष्ट्रपति के लिए 54, उपराष्ट्रपति के लिए 66 और राज्यसभा के सदस्यों के लिए आर्टिकल 80 में इनका चुनाव एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हमारे द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं जो विधानसभा में और राज्य विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में और जो राज्य विधानसभा में बैठते हैं वो प्रतिनिधित्व हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो विधानसभा और राज्यसभा में बैठते हैं वो प्रतिनिधित्व अपना वोट दे करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस पद्धति को हम अनुपातिक प्रणाली पद्धति कहते हैं या कह सकते हैं एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? ए नंबर संसद, बी नंबर राज्यों के द्वारा, सी नंबर राष्ट्रपति के द्वारा, डी नंबर एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है, यानी कि बताना है कि संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। ए नंबर संसद, बी नंबर राज्यों के द्वारा, सी नंबर राष्ट्रपति के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा कि भारत में संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद में विशेष प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं बताई गई है। आर्टिकल भाग 20 के 368 अनुच्छेद में किस प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है उसकी प्रक्रियाएं बताई गई है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत करके ही संविधान संशोधन में विधेयक पारित हो सकता है। दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को ला करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सकता है। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन भाग 20 के आर्टिकल 368 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता और सामाजिक वर्ग में निम्न में से किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? टी एच मार्शल, मार्टिन लूथर किंग, बी नंबर, सी नंबर विल्फ्रेडो पैरोटो। बताना है कि ये किसकी रचना है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर, टी एच मार्शल। टी एच मार्शल नागरिकता और सामाजिक वर्ग, नागरिकता और सामाजिक वर्ग टी एच मार्शल की रचना है, जिसे इन्होंने 1950 में प्रकाशित किया था, 1950 में प्रकाशित किया था। नागरिकता, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास पुस्तक जो थी वो 1950 में प्रकाशित किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है? ए नंबर जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बी नंबर जॉन राल्स, सी नंबर एम्यूनल कॉल्ड, सी नंबर एम्यूनल कॉल्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? सही ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है, जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। ऑन लिबर्टी जो बुक है वह 1859 1859 में प्रकाशित हुआ था। जॉन स्टीवल मिल ने अपनी रचना ऑन लिबर्टी में तर्कपूर्ण ढंग से कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक लग रहे हों। चलिए इसमें एक कथन दिया गया है और बताना है कि इस कथन के या इस थॉट के विचारक कौन है। हमारा क्वेश्चन है हर चीज की, हर चीज की या तो कीमत होती है या उसकी गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसे उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता या कह सकते हो जिसे खरीदा नहीं जा सकता है, जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसे ही हम गरिमा कहते हैं, उसे ही हम गरिमा कहते हैं। कह रहा है कि यह जो कथन है वह किसकी विचारक है या इस कथन के विचारक कौन है? ए नंबर इम्यूनल कॉल्ट, बी नंबर जॉन राल्सल, सी नंबर जॉन स्टुअर्ट मिल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो ये सही ऑप्शन हो गया हमारा इम्यूनल कॉल्ट। यह जो कथन है वह इम्यूनल कॉल्ट के द्वारा बोली गई है। इसके साथ अगर बात करते हैं जॉन राल्स को, तो जॉन राल्स एक अमेरिकी चिंतक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जॉन राल्सन ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश विचारक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के ब्रिटिश विचारक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल को मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरणास्थली तो मानवता है, मेरी शरणास्थली तो मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। उपयुक्त में से यह कथन किसका है हमें यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करें तो यह कथन जो था वो रविंद्रनाथ
टैगोर का था। रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस कथन से यह स्पष्ट कर दिया था कि मानवता रहित कोई भी व्यवस्था न तो आदर्श अवस्था हो सकती है और न ही अनुकरणीय हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे यूएस का गांधी कहा जाता है? निम्न में से किसे यूएस का गांधी कहा जाता है? ए नंबर मार्टिन लूथर किंग, बी नंबर जॉन राल्स, सी नंबर वेब डू बॉयज। वेब डू बॉयज उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो यूएस का गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। इनके पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर तथा माता का नाम अल्बर्ट विलियम किंग था। अल्बर्ट विलियम किंग था। इसी यूएस के मार्टिन लूथर किंग को यूएस का गांधी कहा जाता था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चिगु आरामास संधि, चिगु आरामास संधि से संबंधित सही तत्व की पहचान करें। ए नंबर यह संधि 1973 में की गई थी। बी नंबर 1955 की यह संधि की गई थी। 1947 में यह संधि की गई थी। बताना है कि यह संधि जो है चिगु आरामास संधि वह कब हुआ था। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1973 से 1973। चिगुआरामास संधि कैरेबियन क्षेत्र से संबंधित है। कैरेबियन क्षेत्र से संबंधित है। इस संधि को 1973 चिगुआरामास संधि 1973 में कैरेबियन देशों के आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए कराया गया था। कैरेबियन देशों के आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए कराया गया था। 4 जुलाई 1973 को 4 जुलाई 1973 को त्रिनाद और टोबैगो के चिगु आरामास क्षेत्र में चार देशों जैसे चार देश बारबोडस बारबोडसा बारबोड बारबाडोसा, गुयाना, जमाइका और त्रिनाद एवं टोबैगो, बारबाडोस, गुयाना, जमैका, त्रिनाद और टोबैगो इन सब ने मिल करके इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि का जो मेन रीजन था वो यह था कि व्यापार और विकास में बढ़ावा देना है। इस संधि के अनुसार व्यापार और विकास को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण रहनी जरूरी है। सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का वातावरण पैदा करना है। विदेशी नीति और सहयोग नीति में समन्वय लाना है। विदेश नीति और सहयोग नीति के बीच समन्वय लाना है। क्षेत्रीय स्तर पर जीवन स्तर को सुधारना है। क्षेत्रीय स्तर पर जीवन स्तर को भी सुधारना है। ये सभी बातें चिगु आरामास संधि के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं बताना है। सही तथ्यों की पहचान करना है। ए नंबर अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे। या फिर 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे। या फिर 17वीं सदी के प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कह सकते हैं। ऑप्शन दिया गया पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पहला और तीसरा। सी नंबर ऑप्शन केवल दूसरा यानी कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध व्यक्ति और विद्वान थे। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया केवल एक और तीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं राजनेता थे। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राजनेता थे। वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक भी हुए। 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक भी हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक निम्न में से किसकी है? ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक निम्न में से किसकी है? ए नंबर सेसरे बेकरिया, सेसरे बेकरिया। बी नंबर प्यारे बेल। सी नंबर जेम्स बीटी। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं।
नहीं, सही ऑप्शन की अगर बात करते तो इसका सही ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन हो गया ऑन क्रिमिनल एंड पनिशमेंट। ऑन ऑन क्रिमिनल एंड पनिशमेंट पुस्तक सेसेस शेरसे बेकरिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस पुस्तक में इस पुस्तक में यातना और मृत्यु दंड की निंदा की गई थी। शेरसे बेकरिया ने ऑन क्रिमिनल और पनिशमेंट पुस्तक में यात्रा यात्रा और यातना यातना यानी कि बहुत जेल में रहकर उसको बहुत परेशान करना, यात्रा और मृत्यु दंड की घोर निंदा की है। यानी कि उनका मानना था कि मृत्यु दंड या यातना देना कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शासन में शक्तियों के पृथक्करण शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतन मॉन्टेक्यू किस देश के रहने वाले थे? बोल रहा है कि राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, फ्रांस के रहने वाले थे। मॉन्टेग्यू दर्शन ने शासन की शक्ति का पृथक्करण के पक्ष में मजबूत तर्क दिया था। मॉन्टेस्क्यू के समान प्रशासन में न्याय व्यवस्था और पृथक्करण पर भी जोर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर ए 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर बी 24 यानी कि 24 अक्टूबर 1945, सी नंबर ऑप्शन 30 जून 1945। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो था वो भारत संस्कृत राष्ट्रीय संघ का हिस्सा बना। संयुक्त 24 अक्टूबर 1945 को बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, बी नंबर हैदराबाद, सी नंबर कश्मीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर हैदराबाद। बी नंबर हैदराबाद। हैदराबाद जैसी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था।